हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बना कैसे, इसके लिए हमको एक डिस्चार्ज ट्यूब लेनी पड़ेगी। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? ये ट्यूब होती है जिसमें आपके दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक आपका वैक्यूम पंप लगा होता है। तो इस ट्यूब को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस को भरे हुए हैं, हाइड्रोजन गैस को भरते हैं। और वैक्यूम पंप क्या करता है? वैक्यूम पंप इस हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को कम करता है। इससे हम हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को कम कर देंगे निकाल करके। अब इसके अंदर आपने H2 गैस भरी हुई है, ठीक है। अब जब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम आपस में जोड़ेंगे वायर से, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो हमारे जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये आपका H2 गैस था, जब इसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये आपका टूट गया हाइड्रोजन एटम में। अभी यहाँ पे H2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अब जब इसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो किस में टूट गया? हाइड्रोजन एटम, यानी 2H का मतलब हो गया H+H। तब ये आपका हाइड्रोजन एटम में ब्रेक हो गया। तो जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो आपके जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इस एक्साइटेशन से एक टाइप की रेज निकलती है, एनर्जी निकलती है। उस रेज को हम स्प्लिट के थ्रू पास करते हैं और स्प्लिट से फिर हम प्रिज्म पे डालते हैं। ये ब्लू कलर की रेज होती है। अब ये आपकी रेज प्रिज्म में पड़ी, प्रिज्म में पड़ने के बाद ये रेज आपकी स्प्लिट हो जाती है, कई पार्ट में बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी, ठीक है। अब इस रेज को कौन सी रेज कहाँ गई? प्रिज्म में पड़ने के बाद बिखर तो गई, लेकिन स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देती है कौन सी रेज कहाँ पे है। तो आगे हम एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं। अब ये जो आपकी रेज निकल रही हैं प्रिज्म से निकलने के बाद इस फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ती हैं, और फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर हम इन रेज को बड़े आसानी से क्लियरली हम देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस है और ये आपकी सेल है, ठीक है। आपका जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था अभी यहाँ पे था फर्स्ट सेल में। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ये। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन इसी सेल में था। अब जब आपने एनर्जी दिया, जब ये एनर्जी लिया, तो मान लीजिए एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये आपके फोर्थ सेल में पहुंच गया। एनर्जी एब्जॉर्ब किया, अब आपके इसमें किस में पहुंच गया? फोर्थ सेल में। अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, ये आपका ग्राउंड स्टेट था। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, ये होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो बहुत देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, वो केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक ही वहां पे रुकेगा और फिर वापस चला आता है, जहां था वहां पे वापस चला आएगा, ठीक है। तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया होता है उतनी ही एनर्जी फिर से इमिट कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब एनर्जी ये इमिट करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। कि एनर्जी अब इमिट कर रहा है, जब वापस आ रहा है तो एनर्जी इमिट कर रहा है। तो जितनी एनर्जी लिया था, गेन किया था, उतनी ही एनर्जी क्या करता है? वापस करता है, इमिट करता है। यानी एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी इसने लिया था फोर्थ सेल तक पहुंचने के लिए। हर सेल की एनर्जी फिक्स होती है, तो फोर्थ सेल तक पहुंचने के लिए हमको एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी चाहिए। तो उतनी एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा, फिर उतनी एनर्जी क्या करेगा? रिटर्न करेगा, इमिट करेगा। तो फिक्स एनर्जी को ही बोला जाता है क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटा क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो एक फिक्स पैकेट की एनर्जी लिया, फिर 10⁻⁸ सेकेंड तक वहाँ पे रुका, फिर उतनी ही एनर्जी क्या हो गया? उतने ही क्वांटाइज्ड एनर्जी, उतने ही पैकेट वाली एनर्जी फिर से आपको वो वापस कर देगा। अब बात ये आती है कि ये लाइंस कैसे मिलती हैं हमको? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से आपके लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आता है तो वो आपकी
एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है वो बैंड के फॉर्म में देता है। अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या करता है, फिर वो इमिट करता है। ठीक है, तो वही आपको बैंड के फॉर्म में यहाँ पे, या आप बोल सकते हैं लाइंस के फॉर्म में दिखाई देती हैं। ठीक है, अब ये जो लाइंस है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए, आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इस लाइन को बोला गया है, इस स्पेक्ट्रल लाइन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब जरा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो लाइंस मिल रही हैं ये इतनी लाइंस नहीं होती हैं, बहुत सारी लाइंस आपको दिखाई देंगी। ये इस तरीके से आपको क्लोजली पैक्ड बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन मिलती हैं। ठीक है, आपकी कुछ लाइंस बहुत पास होंगी, कुछ लाइंस आपकी थोड़ा सा दूर होंगी, कुछ आपकी बहुत दूर होंगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि क्लोजली पैक्ड आपको ढेर सारी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, अब जिस स्पेक्ट्रल लाइन का अध्ययन जिस साइंटिस्ट ने किया था, जिस स्पेक्ट्रल लाइन की स्टडी जिस साइंटिस्ट ने की, उसके नाम पर, उसी साइंटिस्ट के नाम पे उस स्पेक्ट्रल लाइन को नाम दे दिया गया। ठीक है, हर टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस का स्टडी डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्ट ने किया था। अगर इस स्पेक्ट्रल लाइन का स्टडी मान लीजिए लेमन ने किया था, तो इसका नाम बोल दिया गया लेमन सीरीज। इस स्पेक्ट्रल लाइन का अगर स्टडी आपने बाल्मर ने किया था, तो इसको नाम दे दिया गया बाल्मर सीरीज। इसका पास्चन ने किया तो उसका नाम रख दिया गया पास्चन सीरीज। इस तरीके से जिस स्पेक्ट्रल लाइन का अध्ययन जिस साइंटिस्ट ने किया, उसी को उसी के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, अब इस स्पेक्ट्रल लाइन को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम पे। मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद सेल्स होती है हमारी, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, इस तरीके से हमने 7 सेल तक लिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट सेल में रहता है, आपने एनर्जी दिया, ये एनर्जी गेन करके फर्स्ट सेल से कहाँ पे गया, 7 सेल पे गया था। अब इस 7 सेल से अब ये रिटर्न हो रहा है, क्योंकि 10⁻⁸ सेकेंड तक ये स्टेबल रहेगा एक्साइटेड स्टेट में, उसके बाद ये फिर वापस आएगा। अब ये 7 सेल से देखिए यहाँ से फिर से ग्राउंड स्टेट यानी n=1 पे आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन 7 सेल के बाद 6 सेल में जाता है, फिर 6 सेल से सीधे आ जाता है फर्स्ट सेल में। या और एक कंडीशन हो सकती है, आपका 7 सेल में था, उसके बाद 6 सेल में आया, फिर 5th सेल में आया, 5th के बाद फिर सीधे कहाँ पहुँच गया, n=1 में पहुँच गया। या ये भी आप बोल सकते हैं 7th में था, 7 से 6th में आया, 6 से 5th में आया, 5th से 4th में आया, अब 4th से डायरेक्ट किस में पहुँच गया, n=1। फिर इसी तरीके से मान लीजिए आपका 7 से 6th में आया, 6 से 5th में, 5th से 4th में, 4th से 3rd में, और 3rd से किस में डायरेक्टली पहुंच गया, n=1। इस तरीके से ये आपका है। तो इस सीरीज का जो अध्ययन था, स्टडी था, वो हमारे लेमन ने किया था, इसलिए इस सीरीज का नाम दे दिया गया लेमन सीरीज। इसी तरीके से आपका बाल्मर सीरीज है। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड सेल में है, ग्राउंड स्टेट क्या है इसका, सेकेंड सेल है, आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है। अब आपने एनर्जी दिया, सेकेंड सेल से आप एनर्जी दे रहे हो। अब आपका इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से मान लीजिए 7 सेल में जाता है, सेकेंड सेल से 7 सेल में गया, अब फिर 7 सेल से फिर सेकेंड सेल में वापस आएगा, अब मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन फिर 7 से पहले 6 में आता है, फिर 6 से किस में आता है, सीधे n=2 में आता है। फिर हो सकता है 7 से 6 में आया हो, 6 से 5th में आया हो, और 5th से सीधे किस में चला आया हो, n=2 में। ढेर सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी तरीके से 7 से 6 में, 6 से 5 में, 5 से 4th में गया हो, 4th से सीधे किस में चला आया होगा, n=2 में। इस तरीके से अब इस सीरीज का जो अध्ययन था ये बाल्मर ने किया था, इसीलिए इस सीरीज का नाम दे दिया गया बाल्मर सीरीज। इसी तरीके से आपका पास्चन सीरीज है। पास्चन सीरीज में आप ग्राउंड स्टेट जो है 3rd एनर्जी लेवल का है। अब यहाँ पे आप तीसरे सेल में आप एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को। अब आपका इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल से उठेगा और 7 सेल में जाएगा, और 7 सेल से फिर किस में आएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में, यानी n=3rd में आएगा।
फिर 7th के बाद 6th में आएगा, फिर 6 से किस में सीधे चला आएगा, 3rd में चला आएगा। 7th के बाद 6 में आएगा, 6 के बाद 5th में आएगा, 5th से किस में सीधे चला आएगा, n इज इक्वल टू 3rd में चला आएगा। इसी तरीके से इस सीरीज का अध्ययन पास्चन ने किया, इसको पास्चन सीरीज, इसका अध्ययन ब्रैकेट ने किया था, ब्रैकेट सीरीज नाम दिया गया। इसका नाम फुंड ने किया था, इसका नाम फुंड सीरीज दे दिया गया था। ठीक है, अब और बहुत सारी बातें हैं इसमें। लेमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट क्या है, N1, यहाँ पे देखिए N1 और N2 देख रहे हैं। N1 आपका जो ग्राउंड स्टेट है वो N1 है, और N2 क्या एक्साइटेड स्टेट है। तो लेमन सीरीज के लिए N1 क्या है, ये हमारा N1 1 है, फर्स्ट सेल है, N1 इक्वल टू 1 है। N2 क्या है, हमारा एक्साइटेड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट हमारा सेकेंड भी है, 3rd 4th 5th 6th 7, ये हमारे क्या है, सभी एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, उसी तरीके से बाल्मर सीरीज पे आइएगा। बाल्मर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या है, N1 क्या है, N1 आपका 2 है, N1 इक्वल टू 2 है, और N2 क्या है। अब इसके ऊपर जो भी आप जाएंगे, इस ग्राउंड के ऊपर जो भी आपका मिलेगा लेवल, वो आपका एक्साइटेड रहेगा। तो N2 के बाद 3 4 5 6 7, ये सभी क्या है, 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये आपके एक्साइटेड स्टेट यानी N2 हैं। इसी तरीके से पास्चन के लिए हमारा ग्राउंड स्टेट क्या है, N1 क्या है, N1 हमारा n इक्वल टू 3 है, और N2 क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर जितना होगा सब N2 हो जाएगा। N2 आपका 4 5 6 7, ये आपका N2 यानी एक्साइटेड एनर्जी लेवल है। उसी तरीके से ब्रैकेट के लिए N1 हमारा 4th हो जाएगा, और फुंड के लिए N1 क्या हो जाएगा, हमारा 5th हो जाएगा, और इसके लिए ब्रैकेट के लिए N2 क्या हो जाएगा, अगर N1 4 है तो N2 हो जाएगा 5 6 7। फुंड के लिए अगर N1 5 है तो N2 हो जाएगा 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्ट वेवलेंथ है सबसे नीचे। ग्राउंड स्टेट में जब आप लेमन सीरीज में थे तो हमारी वेवलेंथ सॉल्ट थी। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, इंटरमीडिएट हो गई। फिर आपका बाल्मर, ब्रैकेट, पास्चन सभी क्या हैं, ये हमारी सभी लॉन्ग वेवलेंथ में आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनका रीजन देखिएगा। इसका जो रीजन होता है ये हमको अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाई देती है लेमन सीरीज। बाल्मर सीरीज हमको विजुअल रीजन में दिखाई देगी, जो यानी आप ऐसे कलर जो आप आसानी से देख सकें उसको विजुअल रीजन बोलेंगे हम। इसके बाद जो हमारी लॉन्ग वेवलेंथ में है, लॉन्ग वेवलेंथ में आपका पास्चन, ब्रैकेट, फुंड तीनों आएगा। ठीक है, ये सभी आपके इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक हमारा और बचा है। तो अभी आपने जो स्पेक्ट्रल लाइंस देखी थी लेमन, बामन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड की, उन सभी को वेव नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पेक्ट्रल लाइन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। देन रेडबर्ग गेव अ फार्मूला। स्पेक्ट्रल लाइन को वेव नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए रेडबर्ग ने एक फार्मूला दिया था। क्या फार्मूला था, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677। फिर ब्रैकेट में है आपका 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये n1 क्या है, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, और n2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल है। ठीक है, और ये वेव नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/वेवलेंथ। ठीक है, अब ये क्या, ये जो वैल्यू है आपकी क्या है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इस फार्मूले को याद करिएगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको वेवलेंथ आपको दिया गया है, आपको वेवलेंथ दिया गया है 6561 अंगस्ट्रॉम। इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, आ गया 6561 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये आपको बाल्मर सीरीज के लिए कह रहा है। बाल्मर सीरीज के लिए N2 निकालना है आपको। बाल्मर सीरीज के लिए N1 क्या होता है, आपको इतना याद होना चाहिए। बाल्मर सीरीज के लिए N1 आपका 2 होता है। बाल्मर सीरीज के लिए जो N1 है यानी ग्राउंड स्टेट है वो आपका 2 होता है। आपको दिखाया था हमने, इस तरीके से था। तो ये n इक्वल टू 1 था, n इक्वल टू 2 था, n इक्वल टू 3 था। तो बाल्मर सीरीज के लिए ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता था, सेकेंड स्टेट से ऊपर जाता था। तो बाल्मर सीरीज के लिए जो आपका N1 है वो आपका यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर,
N2 आपको निकालना है, यानी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट आपको निकालना है, N2 आपको कैलकुलेट करना है। सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, आप यहाँ से वेव नंबर कैलकुलेट कर लोगे 1 बाई वेवलेंथ से, ठीक है। उसके बाद आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी ही गई है। N1 आपको पता ही है, N1 आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको N2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।